हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज आप सोचेंगे कि मैम ने ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है, तो हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। हमने ये जान लिया कि भाई दूर का दिखता नहीं है, पास का नहीं दिखता है, या दोनों ही नहीं दिख रहे हैं तो किस टाइप की बीमारी होती है और कौन सा लेंस लगाना चाहिए। तो मैंने भी अपना एक लेंस लगा लिया है। अब इसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, फटाफट से क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको बनेगा तो और मजा आएगा, और अगर नहीं बन रहा है ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार सारे ही चैप्टर्स के पार्ट्स को देखना ज़रूर, भूलना मत। पीछे जाना है, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जानी है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, अच्छे से देख लो। उसके बाद वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। हमारी आंखों में, हमारी आंखें कैसी होती है बेटा, मैंने आपको सिखाया भी है कि मछली की तरह ड्रॉ करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका लेंस और ये होती है आपकी सिलियरी मसल्स। तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो हमारी जो रेटिना है ना, ये हमारी रेटिना है। इस रेटिना पर कौन सी टाइप की इमेज बनती है सॉरी, बहुत खांसी आ रही है आज मुझे। तो हमें पता है कि हमारी आंखों में कौन सा टाइप का लेंस होता है, हमारी आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यही इमेज जो है ये यहाँ पर बनेगी। तो हमारी आंखों में रेटिना पर कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर। तो एयर से जब ग्लास प्रिज्म में लाइट आती है तो द एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर। तो मैक्सिमम एंगल का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा एंगल से कौन डेविएट होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चे, जब भी व्हाइट लाइट मतलब जो सूरज से लाइट आती है वो व्हाइट होती है। एंड व्हाइट कलर कैसे बनता है, व्हाइट कलर बनता है मिक्सचर ऑफ 7 कलर से। तो ये जो मिक्सचर ऑफ 7 है या 7 कलर्स हैं, ये अलग अलग कब दिखते हैं, जब भी लाइट एयर से किसी डेंसर मीडियम में जाए। तो प्रिज्म कैसा होता है, ग्लास का बना होता है। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो एयर से इस डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट जाती है तो अपने 7 कलर में टूट जाती है। अब ये सातों कलर अलग अलग नेचर के हैं, ये सातों कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो इसीलिए जब कोई वाइट लाइट इस तरह से प्रिज्म में एंटर करेगी और अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर एंगल निकालो, और एंगल किसके लिए बीच में निकालते हैं बच्चों अपन, लाइट और नॉर्मल के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एंगल मिलेगा वो किसका मिलेगा, सबसे ज़्यादा एंगल आपको किसका दिखाई दे रहा है, यहाँ से किसके साथ जो सबसे ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा एंगल जो है वो रेड लाइट के साथ बनेगा। यहाँ वायलेट है बट ये गलत है, सही ऑप्शन होगा रेड लाइट, क्योंकि ज़्यादा एंगल कौन बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा एंगल जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो रेड का आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अब हमारी आंखों में कितनी लाइट आनी है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझो कि आपके घर में अगर आपको रोशनी दिन के समय चाहिए नहीं रहती है, मान लीजिए धूप आ रही है, तो आप क्या करते हो, कर्टन से कम कर्टन को बंद कर देते हो या थोड़ा सा खोलते हो कि भाई थोड़ी कम रोशनी आए, या ज़्यादा रोशनी के लिए पूरा कर्टन ओपन कर देते हो। तो कौन कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे, कर्टन। आपकी आंखों में भी एक कर्टन है जिसको हम कहते हैं आइरिस, वही जिससे कि आप दूसरों की आंखों का कलर पता करते हो कि यार आपकी आंखों का कलर ब्राउन है, मेरी रेड है, सॉरी रेड तो किसी का नहीं होता है, मेरी ब्लू है, मेरी ब्लैक है, ठीक है। तो ये जो कलर है ये आइरिस का होता है, और आइरिस एक पर्दे का, एक कर्टन का काम करता है जो कि प्यूपिल को के साइज को कम या ज़्यादा करता है। बीच में आपका प्यूपिल होता है, ये होती है आपकी आइरिस। और ये आइरिस क्या करता है कि जब आप डिम लाइट में होते हो, अंधेरे कमरे में होते हो, तो ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है। और जब आप एक बहुत ही ब्राइट लाइट में होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर रोशनी होती है, अगर आप वहाँ होते हैं तो ये छोटा सा इसके साइज को कर देता है ताकि कम लाइट इसमें एंटर करे। तो कौन करता है ये काम, तो आइरिस जो है वो हमारा ये काम करता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल या आइरिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये होना चाहिए आइरिस, क्योंकि आइरिस ही जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। प्यूपिल से तो लाइट अंदर जाती है बच्चों, ये थोड़े से आंसर क्या मेरे गलत हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन आइरिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू इफ। आपकी जो स्काई है वो रेड दिखाई देता है ब्लू की जगह, तो क्यों। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर्ड ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर रेड लाइट मोर देन ब्लू लाइट, या द सन वॉज मच हॉटर।
क्यों, क्या कारण होता है ब्लू लाइट का। तो देखिए ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो अपने क्या होती है कि अपने कलर में बिखर जाती है। और सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बिखरेगा, जो सबसे ज़्यादा वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा वीक वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू की होती है। तो यहाँ पे कारण यही है कि आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर्ड रेड लाइट मोर देन ब्लू लाइट। तो द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो रेड कब दिखाई देगा, तो भाई जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रेड लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट, तब जाकर के आपका जो स्काई है वो रेड दिखाई देता है। और ये कब होता है, जब आपका सन बहुत दूर होता है, ठीक है, हॉरिजन से नीचे की तरफ सन होता है, तब उस केस में ये बात होती है। ज़्यादातर दिन के समय पे ब्लू स्काई दिखता है, लेकिन रात शाम को और सुबह सुबह रेड दिखता है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और उस दूरी पे अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो उस पार्टिकल से रेड कलर ही हमें सिर्फ दिखाई देगा, क्योंकि बाकी के कलर डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, वी कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन। हम क्या करते हैं, सनी डे में भी रेनबो को देख सकते हैं अगर हमारे पीछे की तरफ सन हो और हम कहाँ से देख रहे हो, सन की लाइट आ रही हो वाटरफॉल से जाती हुई। तो वी कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। अगर आप स्काई को वाटरफॉल के थ्रू देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। तो मैं बार बार ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उस सीन की तरफ चली गई कि अगर कोई वाटरफॉल हो रहा है तो मैं ऊपर की तरफ कैसे देखूंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर देख रही हूँ वाटर फाउंटेन से ऊपर की तरफ, नीचे बैठ के देख रही होंगी, तो मुझे कब रेनबो दिखाई देगा। तो विद द सन इन फ्रंट ऑफ यू, विद द सन बिहाइंड यू, विद द सन ओवरहेड, या जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो देखिए जब आप रेनबो का फॉर्मेशन भी चाहते हो तो आप जिस साइड देख रहे होते हो रेनबो, वो आपके पीछे की तरफ सन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कि सन आपके पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलो, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसका कारण क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। जो दिन के समय में नीला आसमान इसलिए दिखाई देता है ज़्यादा, क्योंकि जो कलर है ब्लू कलर वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। Now next question is dispersion of light by glass prism take place because। अब dispersion of light by glass prism, dispersion light का क्यों होता है। The lights of different current have different intensities, the light of different color have different speed in a medium, the different colors have different frequencies, the light of different colors have different energies। तो इसका सिंपल सा बहुत ही अच्छा सा आंसर ये है कि हर कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड जो है ना बच्चों वो अलग अलग होती है। तो सही आंसर ये है कि द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम, ठीक है। समझ में आई बात। स्पीड आपको तो पता ही है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, लेस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। सीधे जाना होता है लेकिन थोड़ी सी बैंड हो जाती है। और क्योंकि डेंसर में जाती है तो जिस पॉइंट से आ रही है अगर वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो उसका डिस्पर्जन होता है, मतलब वो 7 कलर्स में टूटती है। तो क्यों टूटती है, इसका कारण ये है कि हर लाइट की वेवलेंथ अलग है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी अलग अलग हो जाएगी, और यही इसका कारण है। चलो फटाक से चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन में, जो कि पूछ रहा है कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। अब देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, अगर स्काई की बात करें तो रिफ्लेक्शन होता है पानी की बूंद के अंदर, जो कि होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें कि आपकी लाइट जो है वो टकरा के बाउंस बैक हो जाए, वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना, तो वो भी होता है कि लाइट जब एक रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, जैसे सन से अर्थ में जब लाइट आती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें सनसेट, सनराइज ये सब अर्ली और डिलेड दिखाई देते हैं, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये ब्लू कलर इससे रिलेटेड तो नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का अपने 7 कलर्स में टूट जाना, जो कि आपके रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पर ही होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल में टकराती है जैसे ही लाइट, तो डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है, और सबसे ज़्यादा ये जो कलर होता है जो स्कैटर होता है वो होता है ब्लू कलर, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन सही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Next question. The star appear shifted from their actual position due to the phenomena of diffraction of light, scattering of light
सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने अभी आपको बताया कि चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इसका कारण होना चाहिए। ये हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर है जो कि डेंसर टू डेंसर होती जाती है। अब मान लीजिए कि स्टार आपका यहाँ पर है, ठीक है, स्टार से आने वाली रोशनी यहाँ आती है, तो ये क्या होगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, देन इसके बाद अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल, और आप यहाँ पर खड़े थे, तो आप इस लाइट को ट्रेस करोगे और इस लाइट को ट्रेस करोगे तो इसकी पोजीशन आपको कहाँ दिखाई देगी, यहाँ। एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है, लेकिन जो अपेरेंट पोजीशन है उसमें आपको ये ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। तो स्टार हमेशा शिफ्ट दिखाई देगा आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन से। तो क्यों दिखाई देता है, दिस इज, अब ये चीज़ क्या हो रही है, अपने पाथ से डेविएट होना, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किसके वजह से होता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot see the distant object clearly but can see nearby object is called, एक ऐसी चीज़ जिसमें कि पर्सन पास का नहीं दूर का देख पाता है, उसे क्या कहते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया या फिर बाईफोकल आई। तो इसका सही ऑप्शन है, आप बार बार अपने हेडफोन अगर लगाए होंगे तो मेरी खांसी की वजह से शायद आपके कानों को मैंने गुंजायमान कर दिया हो, पर सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका हाइपरमेट्रो, क्या, डिस्टिंक्ट, कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, मायोपिया। तो जिसमें अगर दूर का दिखाई नहीं देता है तो वो होता है मायोपिया, पास का दिखाई नहीं देता है तो हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होता है, जिसमें ना तो दूर का ना पास का दिखाई देता है। और बाईफोकल आई का मतलब कुछ नहीं होता, बाईफोकल लेंस जिसमें हम प्रेस बायोपिया के लिए ही लगाते हैं। तो सही ऑप्शन है मायोपिया। चलिए नेक्स्ट है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सबसे कम कौन सी दूरी हम देख सकते हैं, इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मीटर। तो सबसे करीब का अगर हम देख सकते हैं तो वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है, जिसको आप नियर पॉइंट ऑफ आई भी कह सकते हो। आगे चलेंगे, अ पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। एक पर्सन है वो 2 मीटर के बाद देख नहीं पा रहा है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। तो किस लेंस का यूज़ करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक पर्सन है, ठीक है, जो कि कितना देख पाता है, 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट देख पाता है। उसके बाद के ऑब्जेक्ट उसके लिए क्या होंगे वो सारी पोजीशंस इन्फिनिटी कहलाएंगी, क्योंकि वो सब उसे दिख नहीं रही है। तो हमें एक ऐसा लेंस यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो उसे कहाँ दिखाई देने लग जाए, वो उसे 2 मीटर पर दिखाई देने लग जाए, ताकि उसे सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब कि उसको कौन सी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की चीज़ नहीं दिखाई देने के लिए हमें कौन सी बीमारी होती है, मायोपिया। तो इस बच्चे को या फिर जो भी पर्सन है इसे क्या है, मायोपिया है। अब इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हमें लगाना पड़ता है कॉनकेव लेंस। कौन सा वाला लेंस, ये लेंस। तो जब आप इस लेंस के बारे में पढ़ते हो तो इस लेंस के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा लेंस है जो कि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और ये आकर के कहाँ मिलती हैं, इस तरफ मिलती हैं। तो इसकी फोकल लेंथ आपको कहाँ किस तरह से मिलेगी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपके लेंस के लेफ्ट साइड पर होती है उसे हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। तो हमें कॉनकेव लेंस लेना पड़ेगा इस केस में और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि लाइट रे कहाँ आकर मिलती है बेटा, इसमें सारी लाइट रे आपके लेफ्ट साइड आकर के मिलती है। इसको समझना है तो पहले वाले चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमने उसको बहुत अच्छे से समझा है, एक बार उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारे पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, हमारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए, नेगेटिव ऑप्शन आएगा। तो अब इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालें, तो देखिए लेंस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब यहाँ पे v और u को क्या लें, तो भैया जो भी ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज है कॉनकेव के केस में कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड पर ही बनती है। तो सारी चीज़ों को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v मतलब कि -2 मीटर। ठीक है, और u की वैल्यू हम क्या लेंगे, -1/∞। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस इसको भी लेना पड़ेगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से,
और 1/f इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा -1/2, और 1/2 क्या होता है f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 0.5 माइनस, तो ये कितनी पावर हो जाएगी आपकी f इक्वल्स टू सॉरी आप f की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, आपके पास कितनी आ रही है यहाँ से, सॉरी तो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है p क्या होती है पावर, तो 1/f इक्वल्स टू पावर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ p इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर। तो मेरे पास कितनी इसकी पावर आ रही है, तो इसकी पावर का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.5 डायोप्टर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, समझ में आई होप आ ही गया होगा। देखिए क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझाती हूँ। किस पर्सन को 2 मीटर की बात का नहीं दिखता, 2 मीटर की बात का नहीं दिखता मतलब हर वो चीज़ दिखाई देगी जो 2 मीटर तक है। तो 2 मीटर के बाद का दिखाई देने के लिए आपको मतलब कि दूर का देखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने कॉनकेव लेंस लगाया और वो लेंस क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को 2 मीटर पर लेकर के आ जाएगा। तो इसमें हमारे लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया इन्फिनिटी, और 2 मीटर क्या हो जाएगा हमारा इमेज का डिस्टेंस। अब हमें ये दोनों चीज़ें पता ही, अब हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गई। अब फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है कि 1/f इक्वल्स टू होता है p। तो यहाँ पे जो 1/f था उसकी जगह मैंने पावर लिख दिया, तो कि इसकी यूनिट कितनी होती है और डायोप्टर होती है। तो 1 फोकल लेंथ की मदद से आप पावर, या फिर डायरेक्टली भी मैंने वहाँ पर पावर लिख करके डायोप्टर में उसकी पावर निकाली, जो कि कितनी आई है -0.5 डायोप्टर। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एट नून द सन अपीयर्स वाइट, सन हमें वाइट दिखाई देता है, ऐसा क्यों। अब देखिए आफ्टरनून के समय पर जो सन की पोजीशन होती है वो जस्ट यहाँ होती है हमारे, मतलब बहुत करीब। हम अगर यहाँ हैं तो हमारे काफ़ी पास होती हैं। जब इतनी पास सन की इमेज होती है तो पूरी वाइट लाइट ही हमें अपीयर होगी, और ये सन का कलर भी हमें कैसा नज़र आएगा, वाइट नज़र आएगा। अब वो कंडीशन जब सन आपके किसके नीचे होता है, होराइजन, मान लीजिए आपका होराइजन है उससे नीचे की तरफ होता है, तो इस समय पर हमसे सन की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि हमें सिर्फ उसके बाकी कलर्स गायब होते हुए ज़्यादा वेवलेंथ का कलर जो है रेड कलर सिर्फ वही दिखाई देता है। तो इस वजह से हमें सनसेट और सनराइज़ के समय पर सन और आसमान भी लाल दिखाई देता है और बाकी समय वाइट। तो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो क्या इसका कारण होना चाहिए, तो इसका कारण होना चाहिए लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। इस समय पर लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर होता है, बाकी के सारे कलर्स वायलेट और ब्लू के अलावा मिले हुए रहते हैं, इसलिए हमें सन जो है वो वाइट अपीयर होता है। वन कैन नॉट सी थ्रू अ फॉग, बिकॉज अब फॉग से कोई क्यों नहीं देख पाता है, refractive index of the fog is very high, light suffer total internal reflection at droplet, fog absorb light, या फिर light is scattered by the droplets। तो light जो है फॉग में क्या होता है बच्चों, बहुत छोटे छोटे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, तो जब लाइट उसमें एंटर करती है तो सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, वहीं फैल जाती है। इतने पास मॉइस्चर कंटेंट होते हैं फॉग में कि हमें दूसरे साइड का दिखाई नहीं दे पाएगा, सारी लाइट वहीं स्कैटर हो जाती है। Which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? Twinkling of stars. Stars seems higher than they actually are. Advanced sunrise and delayed sunset or rainbow. Twinkling of star is due to refraction of light. आप नोट करते जाएं, refraction के कारण होता है ये, ठीक है। And star seems higher than they actually are. This is again because of the atmospheric refraction. ठीक है, this is because of atmospheric refraction. Okay, and again advanced sunrise and delayed sunset is again due to atmospheric refraction and scattering somehow, but dispersion of white light का मतलब क्या होता है कि लाइट का अपने 7 कलर में टूटना, तो इसमें किसी में भी 7 कलर में नहीं टूट रही है, ठीक है, 7 कलर में नहीं टूट रही है, सिर्फ इसमें 7 कलर में लाइट अपनी टूटती है, तो इसलिए रेनबो फॉर्मेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर द डिस्पर्जन। The splitting of white light into different colors on passing through a prism is called, अभी हमने समझा इसलिए इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, dispersion. Now the effect of glass prism is only to separate the 7 colors of light from bulb, white light, sunlight, all of these. अब देखिए किसी भी लाइट, चाहे वो white light हो चाहे sunlight हो, हर लाइट को ये क्या कर सकता है, सारी white light ही होती है, सारी mixture of 7 colors ही होती है, इसलिए all of these is the right option. When a ray passes through a prism, जब भी लाइट रे अपने प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है,
इट गोज अनडेविएटेड विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो डेविएट तो होगी ना। इट बैंड्स टुवर्ड्स द बेस, क्या वो बेस की तरफ जाती है? इट रिमेन पैरेलल टू द बेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या होता है, प्रिज्म हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ से हमारी व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला, तो ये लाइट जो है ये इस तरह से डेविएट होती है, ठीक है। कैसे डेविएट होती है? ऐसी ऐसी 7 कलर्स में टूटने के बाद। और देख लेते हैं तो क्या हो रहा है, बैंड्स टुवर्ड्स द बेस, इट रिमेन पैरेलल टू द बेस। तो देखो ये क्या होती है बच्चों, ये हमेशा आपके पैरेलल होगी बेस के, कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इट रिमेन पैरेलल टू द बेस। When a beam of white light passes through the prism, जब white light prism से पास होती है तो velocity of violet is greater than that of the red। वेलोसिटी जो होती है वायलेट की वो रेड से ज़्यादा होती है क्या? नहीं होती है। वेलोसिटी ऑफ वायलेट एंड रेड आर इक्वल, नहीं। वेलोसिटी ऑफ वायलेट रे इज स्मॉलर देन रेड, यस। वेलोसिटी ऑफ वायलेट एंड रेड डू नॉट चेंज, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या, वायलेट, वेलोसिटी ऑफ वायलेट एंड रेड आर इक्वल टू ईच अदर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। नहीं, ये गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है इसमें स्लाइड में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं है। क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड। दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल, ये जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, एक सर्फेस ये है, एक सर्फेस ये है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? नाउ द एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड। अब भाई जिस एंगल से रे डेविएट होती है उसे क्या कहते हो? एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये किस एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों? ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। लाइट को एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए, लेकिन जा रही है वो ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल जो एक्चुअल और आपके अपेरेंट या फिर उसके बीच में बन रहा है कि एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था और अभी कैसी बन रही है, तो उसके बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना अपने एक्चुअल पाथ से लाइट डेविएट हुई है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं समझा रही हूँ मैं, इसलिए जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे हम पढ़ चुके हैं, हमें सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और साथ ही साथ अगर इसका फिनोमिना देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना सारी लिंक दी हुई है बच्चों, जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है तो उसको एक बार क्लिक जरूर कर लेना और समझ लेना एक बार। क्लियर है? चलो, तो which of the following is the correct order of the colors present in the white light? विबग्योर, विग्योर, विविग्योर, आप सबको पता है कि विबग्योर होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो वायलेट सबसे नीचे, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ द ब्रॉड वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज, तो याद रखो बच्चों, ये आपको शायद बुक में ना मिले, ये होता है 4000 to 8000 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है। A transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surfaces. A transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surfaces is प्रिज्म, ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स। तो बच्चों इसका आंसर है प्रिज्म। क्लियर है? तो क्योंकि दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो कि दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से बाउंडेड होता है। नाउ red color of the sun at the time of sunrise and sunset is because of red color is least scattered, blue color is least scattered, red color is scattered the most, all colors are equally scattered। तो भैया जो ब्लू रेड कलर है वो कम स्कैटर होता है, इसी वजह से हमें वो सनराइज और सनसेट के समय दिखाई देता है। Now next question, which option justify that the sun appears red at sunrise and sunset? अब सन के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? The distance between the sun and earth reduces, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, ओनली रेड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। भाई राइट कलर जो है आपका वो होता है और सिर्फ रेड क्या एंटर करता है एटमॉस्फेयर में? रेड हैज़ हाई वेवलेंथ, सो इट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, रेड स्कैटर्ड हाईएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर। देखिए वाइट लाइट डिस्पर्स तो होती है 7 कलर में, और लेकिन सारी की सारी कलर्स ही एंटर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में आपका रेड ही एंटर कर रहा है, तो ये रीज़न नहीं है। रेड हैज़ हाई वेवलेंथ, सो इट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, येस, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो स्कैटर नहीं हो पाता, काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक वो क्या होता है, आसमान को कवर करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कि रेड की जो वेवलेंथ है हाई है, इसी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने कवर किए कुछ MCQs क्वेश्चन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और ऐसे ही सारे वीडियोस को देखो। सारे वीडियो मतलब कि मैंने सारे ही डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं,
MCQs हैं, NCERT सॉल्यूशंस हैं, उन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, पढ़िए, समझिए और अभी सब्सक्राइब करिए स्टेप अप, क्योंकि सिर्फ साइंस ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और थोड़ा सा आपका साथ अभी हमें शुरुआती दौर में चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, हम डेफिनेटली आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।